हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज से एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक बेहतरीन जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। चले, विज्ञान क्या आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, नहीं कि किसी भी घटना का या किसी भी विषय का अगर क्रमबद्ध हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या है तो सिंपली समझते हैं कि विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले जानने का प्रयास करना है इस रसायन विज्ञान के बारे में। तो आपने देखा कि रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की एक शाखा है और जिसमें किसके पढ़ना है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के गुण के बारे में, उसके संगठन के बारे में और उसकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में, यही ना आप लोग पढ़ाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसको। सबसे पहले आइए पदार्थ के बारे में जानते हैं। हम सभी को पता है कि पदार्थ किसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसे आप क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ, या इसका एक और नाम होता है द्रव्य भी कहते हैं इसको। आधा व और यह रहेगा तो समझिएगा पदार्थ होती है। तो द्रव्य कहता है, द्रव्य क्या होती है, जो स्थान को छेकता है या घेरता है, नहीं, और दूसरी बात कि जिसके पास अपना क्या होता है, कुछ वजन या भार होता है। भार का ऐसा ही मात्रक जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, नहीं, स्थान जो घेरता है। तो ये है आपका पदार्थ। पदार्थ को जनरली अगर हम बांटे तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे चल के। तो हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का गुण उसमें पाया जाता है, क्वालिटी। अब आती है संगठन। संगठन का मतलब क्या होता है, किस किस चीज से मिल के बनता है, वही ना। और संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, कि किस प्रकार का है। और परिवर्तन, चूंकि रासायनिक में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको फिर से वापस लाया जा सकता है। जैसे दूध से पानी का बनना, दूध से दही का बनना, ये क्या वापस आ सकता है, नहीं। तो दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर बर्फ से पानी बनाते हैं या पानी से बर्फ बनाते हैं तो कहलाता है भौतिक परिवर्तन, उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसको पुनः वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे जंग का लगना, जंग अगर एक बार लग जाती है तो क्या फिर से वापस आ सकती है, नहीं। और अगर दूध से दही बन गया तो क्या फिर से दूध से दही से क्या दूध बना सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये था आपके रसायन विज्ञान का थोड़ा सा परिचय। अब गौर कीजिए, कहता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, या एक और होते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन के जनक। आधुनिक रसायन के जनक कौन है, दोनों का आंसर एक ही होती है और लेवाशियर यही होता है। इंग्लिश में अगर लिखेगा तो LEVOISIER, नहीं, LAVOISIER, लेवाशियर। ये है आपके
रसायन विज्ञान के जनक या आधुनिक रसायन के जनक। अब थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें रसायन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो रसायन विज्ञान है, गप बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल आप पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए आए हैं तो चुपचाप पढ़ के जाइए। CHEMIS नहीं, CHEMISTRY नहीं, तो केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में आप रसायन विज्ञान कहते हैं, नहीं, तो यह जो है रसायन विज्ञान शब्द, केमिस्ट्री शब्द, इसकी उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? मिस्र से। स्क्रीन पर देखिए ना बच्चे लोग, स्क्रीन पर देखो ना। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है। और मिस्र के कौन से शब्द से हुई है? कहता है कि मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है, यानी कीमिया जो है मिस्र का एक शब्द है, और उसे हम लोग काला रंग कहते हैं। मिस्र के वर्ड कीमिया को हम लोग क्या कहते हैं? काला। यानी मिस्र के जो लोग थे काली मिट्टी को केमी कहते थे, और प्रारंभ में रसायन के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। तो ये था एक छोटा सा परिचय। अब हम लोग शुरुआत करेंगे पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी लेंगे। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। गौर कीजिएगा, पदार्थ सिंपल आपने समझा मैटर कि पदार्थ होती क्या है, तो सिंपल सा बात है कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो। दो चीज याद रखिएगा, जो स्थान घेरती हो और जिसके पास द्रव्यमान हो। यही ना आपका है। स्थान घेरती हो मतलब क्या? जगह छेकती हो। और द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी मैटर है तो जरूर उसके पास न्यूक्लियस होगा, एक केंद्र होगा। कौन पढ़ाई कर रहे हैं? तो अगर ये पदार्थ है तो इसका केंद्र होगा, और ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र पर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर क्या करते हैं? कक्षा होती है। इस कक्षा में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर मारते रहता है। नहीं, तो ये जो प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस पर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर इसी को हम ऐड कर दे तो उसी से हमारा क्या निकलता है? उसका क्या निकलता है? द्रव्यमान संख्या। नहीं, अगर किसी का द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो हमारा द्रव्यमान निकलता है। और प्रोटॉन की संख्या अगर निकालना हो तो उसके क्या होती है? पी, जो प्रोटॉन, नहीं ये ना होता है। परमाणु संख्या निकालना हो तो किससे निकालते हो आप? उसके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर निकालते हैं। नहीं, तो द्रव्यमान। अब आपके मन में आता होगा कि सर द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? ये दोनों क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करो। द्रव्यमान क्या है और भार क्या है? भार को इंग्लिश में आप बोलते हैं वेट, और द्रव्यमान को बोलते हैं वॉल्यूम। यही ना आप बोलते हैं। अब अंतर क्या समझिए? मास बोलते हैं, सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग मास बोलते हैं ना। अब देखिए, भार का मतलब क्या है? ये जो भार होता है वह किसके कारण होता है? किसी भी वस्तु में वेट जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण भार होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यानी आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वह टोटल भार का कितना केजी हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए 60 केजी का कोई वस्तु है और जब जाएगा चंद्रमा पर तो मात्र 10 केजी शो करे, लेकिन क्या उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? क्या उसका जो रियल में जो मास है क्या वह चेंज हो जाएगा? मतलब आपके शरीर का जो कण है, सो हमारा शरीर बना हुआ है जिस कण से, क्या हम वहां पर जाएंगे तो वो कण मेरा कम जाएगा? क्या कमेगा? लेकिन हमारा भार तो कम जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हमारा शरीर उतने है,
सब कुछ वही, तो वहां पे जाके क्यों कम जाती है? चूंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है चंद्रमा से 6 गुना ज्यादा होता है, अर्थात यहां से ऊपर जाएगा तो 6 गुना कम जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का भार बदला जा सकता है, द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पर जाके हम लोग बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यानी द्रव्यमान को बदला नहीं जा सकता है, भार को बदला जा सकता है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। दूसरी बात, पृथ्वी के केंद्र के जितना करीब जाएंगे, ठीक है, भार बढ़ेगा कि घटेगा? पृथ्वी के केंद्र के अपोजिट जाइएगा तब ना भार बढ़ेगा। आप पहाड़ पर चढ़िएगा तब ज्यादा भारी महसूस करिएगा कि नीचे उतरिएगा तो चढ़ेंगे तो। अब हम लोग राजगीर चलेंगे नहीं, आज तो फिर पता चलेगा। अब वहां पे जब चढ़िएगा तो आपको पैर उठेगा नहीं, लेकिन यानी चढ़ने में आपको बहुत लगेगा, आप नहीं चढ़े, लेकिन जैसे ही ऊपर से आएंगे तुरंत आ जाएंगे। यानी आपको पता चला कि आपको कोई खींच रहा है नीचे, और वहां पे सावधानी रखना, दौड़ना नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि आप बैलेंस खो सकते हैं, क्योंकि धरती खींच रही है तो हम लोग तेजी से आएंगे। चढ़ने के समय गोर लगा फूल गया और उतरेंगे तो आराम से उतर जाएंगे, नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे राजगीर में, फिर पता चल जाएगा। नहीं तो भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर बढ़ेगा और नजदीक आने पर। लेकिन अगर आप किसी भी वस्तु को अगर आप पृथ्वी के नहीं, जो अंतिम सीमा है जिसको बोलते हैं पलायन वेग, 36,000 किलोमीटर ना, 36,000 किलोमीटर दूर लेकर और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वह सदा सदा के लिए धरती का चक्कर लगाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। नहीं, और उसी सिद्धांत पर हमारा काम करता है कौन सा, जो आपका सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक होते हैं प्राकृतिक। तो हमारा चंद्रमा जो है कैसा सैटेलाइट है, वह प्राकृतिक है, लेकिन मानव निर्मित जो जैसे आर्यभट्ट सब है नहीं, तो वो सब क्या किया गया, 36,000 किलोमीटर दूर लेकर और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से छोड़ दिया, तो वह हमेशा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और जिस बहुत सारे सैटेलाइट है जो हम लोगों को ये मोबाइल फोन से जो बात करते हैं सैटेलाइट के कारण करते हैं, आपका जो टीवी चलता है किसके कारण, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं नहीं, और प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ वो सैटेलाइट इसको ऑब्जर्व करता है और वो सब जगह क्या करता है, सिग्नल भेज देता है। यानी हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे हमारे शरीर से ना जाने करोड़ों जो होगा, क्या होगा, एक जो कण होगा वो हमारे शरीर से टकरा रहा होगा नहीं, तभी तो अभी हम टीवी चलाएंगे तो चलो, तो क्या टीवी हम लोग को जो आ रहा होगा वहाँ पे तो वो डायरेक्ट टीवी में तो नहीं जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर पर भी उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए जब भी टावर गड़ी रहती है तो वहाँ के आसपास के जो जानवर होते हैं वो जल्दी गर्भाधान नहीं करते, नहीं देखते होंगे। और उसके बाद वहाँ पर फल फूल का जो पेड़ होता है वो भी सर के गिर जाते हैं, फल तो आएगा लेकिन सर के गिर जाते हैं, बहुत हानिकारक। वहाँ पे देखिए मक्खियों का तो ढेर लगा हुआ मर के, मधुमक्खी, तो ये सारा चीज होता है, तो इसका बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ के बारे में, और पदार्थ में दो परिवर्तन होंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इन सब चीज़ों को अभी मैं जानने के लिए कुछ बेट करवाता हूँ। सिंपल समझिएगा, शुरू में कहा गया भारत और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति के जितने भी चीज़ बनी हुई है, पदार्थ बनी हुई है, 5 तत्वों के मिलने से बना गया। वो 5 तत्व है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर बना हुआ। 5 तत्वों से मिलकर पूरा हमारा शरीर क्या है, बना हुआ, या कोई भी पदार्थ बना हुआ। लेकिन भारत के एक महान ऋषि आए कनाद, उन्होंने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। शुरू में कहा जाता था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है नहीं, और परमाणु को विभाजित कीजिएगा तो उससे निकलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु भी क्या है, विभाजित होने वाला पदार्थ है। तो सबसे पहले चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे क्लास बढ़ाते हैं। तो आइए
एक बार फिर से बात करते हैं। जैसे आप जान रहे थे, जो एक लिस्ट है देखिएगा, जो पदार्थ होता है, देखो पदार्थ क्या है यही जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो पदार्थ का अगर वर्गीकरण कीजिएगा तो दो भागों में किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, गौर करो बच्चे, भौतिक वर्गीकरण में तीन आते हैं, ठोस, द्रव और द्रव होता है लिक्विड, और द्रव्य माने पदार्थ होता है। पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव्य। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण में दो होता है। क्लास चल रही है बच्चे लोग। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। देखो, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध किसको कहते जानते हो? आप लोग कहते हैं कि हम प्योर दूध लाए हैं, क्या सही बात बोल रहे हो? दूध शुद्ध नहीं होता है। जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। बच्चे सुनो, यानी शुद्ध, आप क्या पानी को शुद्ध कह सकते हो? उसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होती है? ऑक्सीजन। लेकिन घी जो होता है प्योर होता है, क्योंकि केवल उसमें वसा होता है। लेकिन दूध में वसा भी होता है, वाटर भी रहता है, तो यह शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा समझ में आ गया? तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, जब क्लास चल रही है कितना डिस्टर्ब करते हैं आजकल के बच्चे आए। इसी कारण तो हम शादी विवाह नहीं करते हैं, बाल बच्चे तंग करते हैं। नजरें स्क्रीन पर केवल होनी चाहिए। नहीं, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया? दो भाग में। तो ध्यान दीजिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो ध्यान दीजिए, और तत्व को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। और यौगिक जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। और मिश्रण जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है, समांग और विसमांग। चलिए अब एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। पदार्थ किसे कहते हैं आप सभी को पता है? जो स्थान घेरता हो और जिसमें वजन हो। भौतिक वर्गीकरण वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसको फिर से उस अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। भौतिक वर्गीकरण को तीन भाग में बांटते हैं। तत्व यानी भौतिक वर्गीकरण को तीन भाग में बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो। जैसे आप ईंट को लेते हैं तो आप ही बताएं, क्या इसका आकार को बदला जा सकता है? क्या इसके आयतन को बदला जा सकता है? आयतन यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या बदल दीजिएगा? द्रव किसको कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित यानी बदला जा सकता, आकार
अनिश्चित, जिस चीज में रखेंगे वैसा आकृति होगा, और आयतन इसका क्या होगा, यानी 1 लीटर पानी को ग्लास में रखिए, मग में रखिए, बकेट में रखिए, या ठीक है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? वह उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार बाल्टी में रखिए तो बाल्टी जैसा, कटोरा में तो कटोरा जैसा, पेट में भर देंगे तो पेट जैसा। कहने का अर्थ है कि जहां रखिएगा उस आकार का। और गैस ऐसा होता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। न इसका आकार है न इसका आयतन, दोनों अनिश्चित होता है। इसका जो कण होता है ठोस का बिल्कुल सटा सटा रहता है, द्रव का थोड़ा सा हटा हटा, और गैस का बिल्कुल हटा। रासायनिक वर्गीकरण देखिए, जिसको फिर से वापस लाया, इसको बांटा जाता है 2 भाग में, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए दूध को हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें मक्खन यानी वसा प्लस वाटर 2 चीज होती है। घी शुद्ध हो सकता है, प्योर, क्योंकि एक ही प्रकार का रहता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे और छोटे भागों में विभाजित करने पर वही पदार्थ प्राप्त होगा जिससे वह बना होगा। लेकिन आजकल कहता तत्व को विभाजित किया जा सकता है नहीं, लेकिन इसको छोड़िए, बात करेंगे। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और धात्विक वैसे पदार्थ होते हैं जिसको पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। इसको पीटने पर टन की आवाज आती है नहीं। अधात्विक वैसे पदार्थ होती है जिसको पीट पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती है, जिसमें आवाज नहीं होती है, अपवाद सब जगह है। अब यौगिक किसे कहते हैं? जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? यौगिक का होता है नहीं। और जैसे जल जो एक यौगिक है, H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, निश्चित है। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, कार्बनिक जिसको कार्बन की मात्रा नहीं होती। जब आप इंटर 12 साइंस से किए होंगे तो पढ़ते होंगे 2 केमिस्ट्री, एक होगा कार्बनिक, एक अकार्बनिक, एक ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। पढ़े होंगे 8 वाले सब, वो जानते होंगे कि जब मनुष्य को जलाया जाता है तो उससे काले रंग के धुआं निकलता है, उसको काला, उसको कार्बनिक कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिसको जलाने पर काले रंग का धुआं देता है कार्बनिक, और जिसको जलाने पर काले रंग का धुआं न दे अकार्बनिक। तो ऑटो वाला पढ़ा है, साइंसो वाला पढ़ा है। अब मिश्रण वैसे पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बन जाता है, किसी भी अनुपात में नहीं। 2 होता है समांग और विषमांग। समांग का मतलब होता है जिसके प्रत्येक कण में उसकी मात्रा समान हो। जैसे आप शरबत बनाते हैं पानी और चीनी और नींबू का, तो क्या नीचे से पिएंगे तो ज्यादा मीठा होगा, ऊपर से पिएंगे तो कम मीठा होगा? अब क्या सर बैठा देंगे दिन भर ओकरा, घोल कर शरबत बनाई जाती है। तो देखो सब कणों में समान समान रहती है, हर जगह एक मिठास, हर जगह एक खटास ना, खटापन। तो समांग, समांग का मतलब होता है जिसके प्रत्येक कण में उसकी मात्रा क्या हो, समान। विषमांग वैसे पदार्थ को कहा जाता है, मिश्रण को, जिसमें प्रत्येक कण में उसकी मात्रा समान न हो। जैसे तेल और पानी मिला दीजिएगा तो क्या पानी के हर कण में समान रहेगा? दूध में देखिए क्या मक्खन हर जगह समान मात्रा में होगा? ऊपर आ जाता है। देखो थोड़ा देर आप गाय को धोने के बाद दूध को छोड़ दीजिएगा, ऊपर परत बन जाएगी, तो वो दूध भी किसका उदाहरण है? विषमांग का। कोई दिक्कत? तो ये था एक छोटा सा केमिस्ट्री के बारे में समझने का। अब इसका डिटेल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपको लिखा गया है बुक में, इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत? अब क्या कौन सा बुक में लिखा है
तो लुसेंट आप लोग जानते हैं, बउआ थे तहिया से सामान्य ज्ञान उसी से आप पढ़िए। नहीं, बेसिक इससे ठीक होती है। जब आपका एग्जाम बिहार पुलिस का खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से लाइन से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा, जो कि हर एग्जाम में आपको काम आएगा। तो शुरुआत करें। तो सुनो, अब हम लोग सबसे पहले 3 भौतिक वर्गीकरण जो हुआ पदार्थ का, उसके 3 जो थे भाग, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सुनो, कहता है कि ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस। जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ईंट, सब क्या होगा? ठोस का सबसे अच्छा गुण क्या है कि इसके कण जो होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं? सटे सटे रहते हैं, बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत। यानी ठोस का आयतन भी निश्चित, आकार भी निश्चित। ऐसा नहीं कि लोटा में डाल देंगे ईंटा को तो ईंटा लोटा लिखा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, तेल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, ये सब कैसा है? द्रव पदार्थ है। द्रव का गुण होता है, क्या गुण होता है द्रव का? इसका जो बिंदु होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं थोड़ा थोड़ा हटा हटा रहता है। और गैस क्या है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। जैसे हवा, क्या हवा में गैस निश्चित मात्रा में होती है? ऑक्सीजन, क्या सब जगह एक ढंग का अणुपरमाणु होगा? ऑक्सीजन में नहीं होगा। और इसका विशेषता है कि बिल्कुल यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। नहीं तो सुनिएगा, अब क्या सर, एलपीजी गैस जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वह आपका क्या है? ठोस रहता है। द्रव की गैस अवस्था में जनरली मुक्त अवस्था में गैस रहती है, लेकिन हम लोग उसको किस अवस्था में ला कर रखते हैं? सिलेंडर में, द्रव। कभी आपको मौका मिले तो खुली जगह पर गैस को डायरेक्ट खोल दीजिएगा, ऊपर वाला नोब को, और उझिलिएगा, पानी लेखा गिरेगा, लेकिन सेकेंडों में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, लेकिन पानी लेखा गिरेगा। उसको द्रवित किया जाता है, समझ रहे हो? और अगर छोड़ दीजिएगा, एगो सलाई का माचिस जलाइएगा, आपका कहाँ कहाँ जलेगा कोई पतो न चलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो उड़ के आएगी वहाँ वहाँ पे हो सकता है कभी इधर जलेगा, कभी अन्य जलेगा, कहीं अन्य का जलेगा, कहीं उधर जलेगा। तो इसीलिए वो जहाँ जाएगा वहाँ जलेगा। इसलिए जब भी आप एलपीजी गैस का सिलेंडर खोलते हैं तो खोल के पहले चेक कर ले कि कहीं गंध तो नहीं आ रही है। आप कहिए कि एलपीजी गैस में गंध किसके कारण होती है सर? मरकैप्टन के कारण होती है। मरकैप्टन नामक उसमें मिलाई रहती है रासायनिक पदार्थ। जैसे ही निकलेगा गंध करेगा। जब भी आप खाना बनाते हैं रूम के कमरे को पूरा खिड़की दरवाजा उरवाजा सब खोल के बनाइएगा। और ऐसा ना कभी भी किचन घर जो से बीच वाले हॉल में नहीं बनाइएगा, बिल्कुल जगह ऐसा होना चाहिए ताकि उधर खुला जगह। पहले आप एलपीजी गैस को खोलने से पहले, नोब को खोलने से पहले रूम को पूरी तरह खोल दीजिएगा, कुछ देर के बाद जलाइएगा। कभी भी जहाँ पे सिलेंडर रखी रहती है उस रूम में बल्ब का स्विच नहीं रखिएगा, और बल्ब भी जलना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑन करिएगा, अगर गैस होगा तो तुरंत उससे क्या हो जाएगा? आग पकड़ के मर जाइएगा।
इसीलिए आप क्या क्या करिएगा, स्विच को हमेशा उस कमरे से दूर रखा जाता है। स्विच को हमेशा कमरे से दूर रखा जाए, क्योंकि जैसे आप ऑन करिएगा चिंगारी आती है, आपको जला कर राख कर देगी सेकेंडों में, समझे। तो खाना किचन घर में कभी भी आप स्विच का प्रयोग ना करें। स्विच कहाँ लगाइएगा, किचन से बाहर, समझे। बल्ब लगाइएगा, ऐसा बल्ब कोई दिक्कत नहीं है, एलईडी बल्ब, बाकी स्विच बाहर। मतलब जोरे जोरे स्विच के साथ आप भी स्विच ऑन हो जाइएगा। वहाँ तो स्विच ऑन होगा, लेकिन आप तो स्विच ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। गैस जो होता है उसका कोई पृष्ठ नहीं होता है, और इसका विसरण जो होता है बहुत अधिक तेज गति से होता है। इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित माने दबाया जा सकता है, कोई दिक्कत। तो पूछेगा गैस का पृष्ठ होता है, नहीं होता, विसरण बहुत अधिक होता है, समझ गए। इसीलिए तो धूप बत्ती यहाँ जलाते हैं और आपके नाकों तक पहुंच जाती है, नहीं। अब ताप और दाब में दाब किसे कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। एक बार समझिएगा, मतलब अगर हम क्या करते हैं कि एक कांटी को लेते हैं, उसमें दो चीज होता है, एक ऊपर मुंडी वाला, एक छिपी वाला। तो मुंडी वाला जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है। तो नीचे वाले से अगर हाथ पर रख के दबाइएगा, हाथ में सीधा घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम जाता है। और जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, आपको वो बल लगाएगा। जैसे अगर आप किसी वस्तु को उठाना चाहते हैं तो धागा से उठाइए और एक मोटा पट्टी से उठाइए, तो किसमें ज़्यादा बल आप पर आरोपित होगा, धागा वाले में। क्योंकि धागा वाला जो होगा कम क्षेत्रफल पर लगेगा, जिससे आपके हाथ भी कट सकती है। लेकिन जब धागा मोटा रहेगा तो वो पूरा क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो बल आप पर कम लगेगा। इसीलिए हाँ, इसीलिए जब गाड़ी को हम किसी भी चीज़ पर ऊपर ले जाते हैं तो तख्ता लगा देते हैं, ताकि क्षेत्रफल उसका क्या हो जाए, बढ़ जाए। और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा बल उसका विस्तृत होगा। इसलिए आप सर्कस में देखते होंगे, जब मनुष्य के शरीर पर हाथी गुजरती है तो उस पर तख्ता रख लेता है। डायरेक्ट अगर रखेगा मर जाएगा आदमी, तख्ता रख लेगा तो बचने का चांस रहती है। उसका भी तरीका है, इन्होंने उल्टा पुल्टा रख दिया पैर तो भी आप दुनिया से चल जाए। पहले के ज़माना में बूढ़े लोगों को बच्चे लोग शरीर पर चढ़ के तब दबाते थे पैर से। तो सुन लो, अगर बच्चा तनका बदमाश होगा, तनका पैर के घसेट दिया, हड्डी उड्डी टूट जाएगा, समझ लो। तो आजकल के बच्चे, इसीलिए आजकल बूढ़ा लोग नहीं दबाते, क्योंकि आजकल का बच्चा होता है बड़ा खच्चर, नहीं, तनका मसोड़ दिया कि जिंदगी भर मसराइले रहेगा। और आजकल देखते हो कोई देह में दूसरा से तेल भी नहीं लगवाता है। का है कि लड़का सा होता है बड़ा टेर, बालुए रख देगा तेल में या घसेर देगा कि माँ से नोचा जाएगा। तो ये सारा चीज आजकल देखने को मिलती है। भुइया बा का जब पूजा होता है तो बाबा सब तेल लगवाता है, तनका माटी लगा लीजिए, अथी वाला बालू वाला, और रगड़ दीजिए कस के बाबा के, तो सब भगत उतर जाएगा। हाँ, तो आजकल ज्यादा नहीं करवाता है, जानता कोई नहीं करेगा, जानता है कि खच्चर लड़का से रगड़ दे तो हमारा जिंदगी भर दर्द हो जाए। अब नहीं करवाता है, वो जानता है कि मसोड़ देता तो पहले ईमानदार था। अब आदमी जाने छी भगवान नहीं है, ये भगत नहीं है, ये तो ठगोरवा है। इसीलिए जानता है बउए से तेज रहे, पहले ऐसे बालू रगड़ रहे हाथ में, आब बाबा तो ऐसा दबा जब फिर कहो जिंदगी में। पहले बाबा का कोई केला उला नहीं छूता था, वो प्रसाद उरसाद। आप तो इन्हें बाबा इन्हें घूमे तो लोग बेगबे पार हो जाता है ना, लुट। तो अब जो है लोग जान गए, शिक्षा जैसे से बढ़ा, लोगों में समझदारी आना
और वो समझ गए कि ये सारी चीज जो है वह कहाँ की बनाई गई है, यहाँ की बनाई गई। तो आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। पदार्थ के 3 भौतिक अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और कौन होता है, जल। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, वह तन्नू जी, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो सुनो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जनरली जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, ए बउआ, जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो ठोस रहता है तो क्या बनती है, द्रव। क्या बनती है वो, द्रव। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाती है, ठोस की अवस्था गायब हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे आयोडीन और कपूर। कोई दिक्कत? पदार्थ का जनरली 3 अवस्था बताया गया था, लेकिन आजकल 5 अवस्थाएं बताई गई है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नहीं, अब सवाल है कि तत्व किसे कहते हैं, और इससे भी पहले समझिएगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता है, काहे टाइम बर्बाद कर रही है रे, यूट्यूब वाला भी परेशान हो जाए कि क्या क्या सर बोलते रहते हैं। नहीं तो सुनो, कहने से बोझ हल्का हो जाता है। चलिए, दर्द बांटने से दर्द घटती है, लेकिन दिल के दर्द ना बताइएगा ना, तो दिल के दर्द बढ़ जाएगा। बिल्ली रानी आ गई है। चलिए चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए उसको। आइए, तत्व किसे कहते हैं, सुनिए। तत्व किसे कहते हैं, सुनो। कहता कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। देखो, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, चाहे तत्व पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन 21% लगभग, और 1% में सारे गैस। याद कर लो, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन तत्व या गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। और पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन गैस पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन गैस पाया जाता है? तो जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करके हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, और आपके पृथ्वी में पाई जाती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.60 यानी लगभग 47। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। अब कैसे याद कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बात पूछता है, बताइए निम्न में से कौन सा जो आपका तत्व है वह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। बच्चे लोग, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले गैसों का या तत्वों का क्रम कौन क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही नहीं, इसको अवरोही करते हैं, अवरोही। अवरोही माने ज्यादा से कम। तो कैसे जानिएगा, जैसे पूछा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाई जाती है, तत्व पाई जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन न दे तब तक फेंका जाइएगा। इसीलिए उसका कोडिंग आता है ओशियाल फेंकाना, ओशियाल फेंकाना। इंग्लिश में याद रखिएगा, ओशियाल फेंकाना, ओशियाल, ओशियाल
फेंकाना। सुन बचवा, ओ से होता है ऑक्सीजन, सी से होता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और ये होता है आयरन। आयरन बोले तो लोहा। सी से होता है कैल्शियम, और ये होता है सोडियम का रासायनिक नाम नाइट्रियम होता है। अब सुनो, अब ऑप्शन देगा, बताइए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व कौन सा है। ऑप्शन इस तरीके से रहेगा, एल्युमिनियम, दूसरा में रहेगा लोहा, तीसरा में रहेगा कैल्शियम, और चौथा में दे देगा सिलिकॉन। बोलिए कौन सा सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके क्रम से देख लीजिएगा कौन आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन बन जाएगा। यौगिक किसे कहते हैं। कहता है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है यौगिक कहलाता है। जैसे जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन दोनों का यौगिक जल जो होता है आग को बुझा देता है ना, मैजिक नहीं। देख रहे हो, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, हाइड्रोजन जलता है, दोनों मिल जाता है, तब क्या हो जाता है, बुझा देता है। मिश्रण किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है वह कहलाता है मिश्रण। नहीं, सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण किसे कहते हैं। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है, जैसे चीनी नमक का जलीय विलयन। और नहीं, विसमांग मिश्रण क्या है, अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में हम लोग अवयवों को मिलाते हैं तो विसमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा। तो ये था आज का केमिस्ट्री का क्लास। अब घर पे आप लोग पूरा केमिस्ट्री अपने से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आया हुआ है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए। परसों आपको फिर राजगीर का वीडियो मिलेगा। अभी आप पटना जू का सारा वीडियो देख लिए होंगे, तो बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको गीत, संगीत, शायरी, चुटकुला सब कुछ मिलेगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है, हेलो सुनिए, जाते जाते एक और काम कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।